नमस्कार साथियों। जो लास्ट वीडियो में जो चर्चा की गई थी वो बुध ग्रह के नर्व सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर थी। एस्ट्रोलॉजिकली हम किस तरीके से इस चीज़ को पहचान सकते हैं और उसका थोड़ा हमने जो एस्पेक्ट है वो चिकित्सा विज्ञान से भी जोड़ने की हमने कोशिश की थी। अब आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो शनि और राहु ग्रह है, क्योंकि कल मैंने इनकी हल्की चर्चा की थी जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर, शनि और राहु ग्रह किस तरीके से हमारे नर्व सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक्चुअल क्या होता है कि जैसे बुध ग्रह का काफ़ी होल्ड होता है नर्व सिस्टम पर, लेकिन बुध ग्रह यदि किसी कारणवश दूषित हो रहा हो, क्योंकि कल जो चर्चा की गई थी उसमें था जैसे कि केमिकल युक्त कोई खाना खाए, तनाव युक्त माहौल या वातावरण में रहे, और एस्ट्रोलॉजिकली इसका बताया गया था कि बुध ग्रह शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, या इनके साथ त्रिकोण संबंध में हो, या ये ग्रह नीच का हो, या शनि और राहु का मार्केस के साथ संबंध हो, तो भी ये वाली स्थिति देखने में आ सकती है। तो शनि किस तरीके से इसको अफेक्ट करता है और राहु किस तरीके से करता है, इस पर आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि कल मेरे द्वारा बताया गया था कि मिथुन और कन्या राशि, दो राशि पर बुध का आधिपत्य है, और जो हमारे शरीर की आंत है इन पर भी बुध का आधिपत्य है, यानी पाचन संस्थान के अंदर। इसलिए क्या है कि चिकित्सा विज्ञान में जब जैसे किसी का पाचन खराब होता है या कोई व्यक्ति रोगग्रस्त होता है तो उसको मूंग की दाल का पानी या मूंग की दाल जो पचने में हल्की होती है वो खाने की सलाह दी जाती है, और मूंग पर बुध का अधिकार है। और इसको दूसरे शब्दों में जो उपचार की श्रृंखला में एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत एक अलग तरीके से माँ दुर्गा के जो मंदिर है, क्योंकि बुध की आराध्य मानी जाती है माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा के मंदिर में जो बुध की धातु है कांसा, उसमें मूंग भर के दान किए जा सकते हैं। दूसरा, मतांतर से बुध के आराध्य भगवान श्री हरि भी माने जाते हैं, तो भगवान श्री हरि के मंदिर में भी जाया जाता है, उनसे भी प्रार्थना की जाती है। और गणेश जी जो बुद्धि के देवता हैं, बुध का क्या है, बुद्धि की शार्पनेस के साथ संबंध है, और बुद्धि की शार्पनेस का जो संबंध है वो गणेश जी भगवान के साथ है, तो गणेश जी की आराधना भी इसमें की जाती है। एस्ट्रोलॉजिकल इस तरीके से कुछ इनके मंत्र वगैरह भी हैं, जो ध्वनियाँ होती है वो अलग तरीके का इम्पैक्ट पैदा करती है, तो उनको भी यहाँ यदि हम दुनिया के इम्पैक्ट को हम समझ सकें तो शायद ये चीज़ भी हम समझ सकते हैं कि लगातार जैसे कि एक खास ध्वनि यदि आधे घंटे 1 घंटे तक हमारे जो नर्व सिस्टम के अंदर गूंजती है तो ध्वनि हमें एक संतुष्टि प्रदान करती है। आराधना का विज्ञान कुछ इसी तरीके का है। जैसे कि ये जो उद्गीत वगैरह होता है इसमें ओम का उच्चारण होता है, ओम प्रणव का सूचक है, सभी मंत्रों में सम्मिलित है, वेदों के प्राण है ओम, ऐसे ओम प्रत्येक मंत्र के साथ लगा हुआ है। लेकिन बाकी जो मंत्र जो ग्रहों के अनुसार है उनकी चीज़ें अलग हो जाती है, जैसे बुध का ओम बुम बुद्धाय नमः, लेकिन इसको ज़्यादा सही तरीके से हम इसका उच्चारण सीखें तो वो अपना इम्पैक्ट देता है। अब यहाँ यदि आपने जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हो या मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ी हो, तो एक हजबर्ग का एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत वहाँ पर चलता था। हजबर्ग के अभिप्रेरणा सिद्धांत की एक खास बात ये थी कि वो 2 तरह के फैक्टर बताते थे। वो यूँ कहते थे कि किसी भी संगठन के काम करने के लिए एक तो हाइजीन फैक्टर होते हैं और एक उसके जो प्रेरक घटक होते हैं वो होते हैं, यानी मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। एक हाइजीन फैक्टर होता है, एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। हाइजीन फैक्टर क्या करता है कि उत्पादन बढ़ाने में कोई प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देता, लेकिन हाइजीन फैक्टर के कारण जो संगठन है उसके अंदर असंतोष के वातावरण का निर्माण नहीं होता। जैसे कि जो सामान्य साफ सफाई होती है वो रोगों से बचाती नहीं, लेकिन रोगों को दूर रखने में उसका योगदान होता है। ये शब्द चिकित्सा क्षेत्र से उन्होंने लिया था। और जो मोटिवेशन है वो जब एक तरफ यदि हाइजीन फैक्टर काम करेंगे तो दूसरी तरफ फिर मोटिवेशन के रूप में जो भी संगठन में कार्यरत कर्मचारी वगैरह हैं उनको कुछ मौद्रिक या अन्य दूसरे तरीक़ों से, या जैसे कि कईयों में सम्मान की इच्छा होती है तो उस तरीके से यदि उनको प्रेरित किया जाए तो संगठन में अच्छे परिणाम आ सकते हैं।
वैद्य जब कोई दवा देते हैं तो दो तरीके से वो भी बताते हैं कि एक तो कि ये तो संयम रखना है, जैसे कि किसी डायबिटीज़ के रोगी की दवा बतानी हो तो एक तरफ तो जैसे कि यूँ कहेंगे कि ये करेले का रस लेना है, ये जामुन का जूस है इसका सेवन करना है, तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि आपको मिठाई नहीं खानी है, चीनी का सेवन किसी भी रूप में नहीं करना है। तो वहाँ पर भी दो चीज़ हो गई, पथ्य, एक तो पथ्य हो गया जो हाइजीन फैक्टर की तरीके से हो गया, वो रोग को कम तो नहीं करता लेकिन रोग को बढ़ने नहीं देता, और दूसरा जो दवा होती है वो उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। ऐसे ही क्या होता है, ग्रहों की भी थ्योरी होती है। ग्रहों की थ्योरी में जैसे कि बुध ग्रह पर मान लो शनि का इम्पैक्ट है, तो एक तो होता है कि शनि के इम्पैक्ट को रोकें, और दूसरी स्थिति क्या होती है कि हम बुध को मजबूत करें। ऐसे राहु का इम्पैक्ट हो तो राहु के इम्पैक्ट को रोकें, और दूसरी स्थिति होती है कि बुध को मजबूत करें। तो शनि का इम्पैक्ट किस रूप में सामने आता है, कल की चर्चा में एक हल्का सा पॉइंट ये था कि शनि जो ग्रह होता है उसका, क्योंकि शनि की प्रकृति वायुजनक है, वात इसकी प्रकृति के अंदर शामिल है, 2.5 साल में एक राशि पार करता है, और बुध चंद्रमा के बाद दूसरा सर्वाधिक तेज गति से गति करने वाला ग्रह है, इसलिए इन दोनों की नेचर में डिफरेंस है। शनि जहाँ वायु कारक होने के कारण ऐसे खान पान को बढ़ावा देता है जो हमारे शरीर के अंदर शरीर को भारी करती हैं या वायुजनक प्रभाव क्रिएट करती हैं, जैसे कि तेल से बनी चीज़ें, तेल पचने में भारी, बेसन से बनी हुई चीज़ें वगैरह, और कुछ केमिकल्स पर भी, क्योंकि जैसे कि शनि बहुत लोगों को अनुकूल होता है तो उनको क्या है, ड्रग्स वगैरह के फील्ड की सलाह दे दी जाती है, उनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, केमिकल्स के अंदर उनकी अच्छी समझ होती है। जैसे कि शनि का यदि हायर एजुकेशन के साथ जुड़ा होता है, 5वें घर के साथ जुड़ा होता है या चौथे घर के साथ जुड़ा होता है, तो उन लोगों की क्या होता है कि केमिस्ट्री के अंदर एक ऑटोमेटिक एक अच्छी समझ होती है यदि वो साइंस फील्ड में जाते हैं तो। इसी तरीके से राहु का भी इम्पैक्ट होता है यदि वो हायर फील्ड के साथ जुड़ा हुआ था। तो जो केमिकल होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा बुध की जो गति होती है, जो नेचुरल जो समझ होती है, उसको इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा जैसे कि एंटीबायोटिक वगैरह का सेवन करता है तो उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक डाउन आ जाती है। अभी कोरोना काल में बहुत सारे डॉक्टरों द्वारा भी ये सलाह दी गई थी कि ये जो दवाएं हैं इनका ज़्यादा मात्रा में सेवन, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा मात्रा में सेवन इम्यूनिटी को डाउन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आयुष मंत्रालय ने एक जो काढ़ा पीने का सुझाव दिया था, क्योंकि इसके क्या है कि एक्चुअल में साइड इफ़ेक्ट होते नहीं, जो चीज़ हमें नेचर दे रही है और जो केमिकल फ्री चीज़ है उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो एक तो क्या होता है, जो केमिकल फ्री चीज़ होती है उसको रोका जाता है, जो केमिकल वाली चीज़ होती है उसको रोका जाता है, बॉडी को केमिकल फ्री करने की कोशिश की जाती है। ये हाइजीन फैक्टर है, ये शनि और राहु से उसके प्रभाव को दूर रखने की चीज़ है। जैसे कि राहु का प्रभाव होता है, मान लो तो राहु के प्रभाव के अंदर एक खास बात ये होती है कि राहु विष का कारक हो जाता है। तो जैसे कि बुध के साथ राहु होता है तो जो शरीर की जो आंतें होती है, आंतों के अंदर विष जमा होने लग जाता है, या फूड पॉइजनिंग होने लग जाती है, या अजीर्ण वाली नेचर बनने लग जाती है। और जैसे जो अजीर्ण वाली नेचर बनती है तो इसके साथ जो बुध ग्रह है वो डाउन होने लग जाता है। तो यदि पेट ठीक तरीके से काम नहीं करता तो दिमाग की क्षमता ऑटोमेटिक रूप से कम हो जाती है, वो नर्व सिस्टम पर यदि लंबे समय तक ये स्थिति बनी रहती है तो नर्व सिस्टम पर इम्पैक्ट डालती है, असर डालती है। तो अब इनके प्रभाव को दूर करने के लिए हम एस्ट्रोलॉजिकली क्या कर सकते हैं, मान लो जैसे कि शनि का प्रभाव आ रहा है या राहु का प्रभाव आ रहा है, उन्माद या पागलपन की स्थिति भी आ सकती है, या बुध के साथ राहु के दोष के अंदर तो कुछ खराब आदतें ऐसी लग जाती है जैसे कि इंटरनेट पर गेम वगैरह खेलना, मोबाइल गेम्स खेलना, कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा कंप्यूटर गेम्स वगैरह खेलना, और वो क्या आदत में शुमार हो जाते हैं। क्योंकि शनि क्या है कि इसका संबंध खास जो जड़ प्रकृति है उसके साथ में होता है, ये सीखने की स्वाभाविक गति को बाधित करता है, स्लोनेस देता है नेचर के अंदर। तो ये ग्रह क्या करता है कि कुछ ऐसी आदतें डेवलप करने की कोशिश करता है कि वो आदतें हमारी जो सीखने की स्वाभाविक गति है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देती है, जड़ बनाने की कोशिश करती हैं। ये स्थिति राहु की है। इसमें राहु को तो क्या है कि जैसे कि सूर्य और चंद्र को राहु ग्रहण लगाता है, अब तो ये क्या हमेशा वक्री चाल ही चलता है एस्ट्रोलॉजिकली। तो वक्री अवस्था का मतलब होता है हमेशा उल्टा चलना या उल्टी दिशा में चलना या सीधा नहीं चलना
या जैसे कि किसी चीज़ का सहारा ले लेना, जैसे सांप वगैरह की गति हम देखें तो सांप कभी भी सीधा नहीं चल पाता, उसके इसलिए राहु की प्रतिनिधि चीज़ों में सांप को भी सम्मिलित किया गया है। लेकिन वक्री गति यहाँ पर जो होती है, तो राहु की वक्री गति में एक खास चीज़ ये होती है, वो टेढ़ा तो चलता ही है, साथ ही उल्टा और चलता है। तो उल्टा चलने के कारण वो जो स्वाभाविक जो गति होती है एक सीखने की, उसमें वो बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोग क्या होता है, जैसे जो एक खास तरीके से जो टीचर्स जो सिखाना चाह रहे हैं, या माँ बाप जो सिखाना चाह रहे हैं, या डॉक्टर्स जो कहना चाह रहे हैं, उसके विपरीत में जो तर्क करने की कोशिश होती है वो करते हैं। दूसरा, कंप्यूटर मोबाइल गेम इनके एडिक्ट होते हैं। तो जो व्यक्ति कंप्यूटर मोबाइल गेम इनका जितना एडिक्ट होता है, उस व्यक्ति का क्या है, नर्व सिस्टम उतना ही कमज़ोर होने लग जाता है। तो यदि नर्व सिस्टम को मजबूत बनाना है तो मोबाइल, कंप्यूटर गेम, इनसे दूर रहना पड़ेगा। इसके लिए हम कुंडली दे सकते हैं। कुंडली में बुध राहु की युति होगी, या बुध का राहु पर इम्पैक्ट होगा, या एक खास स्थिति में चंद्रमा भी यहाँ पर वीक हो सकता है। चंद्रमा की चर्चा मैं फिर करूँगा। तो इसी तरीके से शनि का भी इम्पैक्ट होता है। तो अब ये जो चीज़ होती है, जो हाइजीन फैक्टर होते हैं, जो इनके प्रभाव को रोकने वाले होते हैं, उनमें क्या है कि मोबाइल, कंप्यूटर गेम, विपरीत दिशा में तर्क करना। कई बार जब जो जिनके बुध राहु होता है, शनि बुध होता है, जब वो शुरू में तर्क करते हैं, वो जैसे कि कोई बच्चा छोटा हो, वो कोई किसी छोटी कक्षा में पढ़ता हो, और फिर वो हमारे साथ में कोई तार्किक रूप से कोई बात कहने की कोशिश करे, तो हम कई बार उसे क्या है, बड़ा होशियार भी समझ लेते हैं। लेकिन उसके तर्क के पीछे की जो स्थिति है, हम उसको नहीं देख पाते कि उसका तर्क किस दिशा में जा रहा है। तर्क तो कर लिया उसने तर्क के साथ में, लेकिन जो सीखने की ललक है वो नहीं पाई जाती। ये 10-20 बार हम उसको नोट करते हैं तो ये चीज़ हमारे देखने में आती है। तो जो मेधा का संबंध होता है, जो एक उच्च स्तर की मेधा जो सीखने की गति को प्रभावित करती है, उसका संबंध नर्व सिस्टम से होता है। और मेधा जिन चीज़ों से बनती है, उन चीज़ों में ध्यान का बड़ा प्रमुख रोल होता है। और जो ध्यान वाली कंडीशन है, शनि और राहु उसके विपरीत काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूं तो ये स्लो होते हैं नेचर के अंदर, लेकिन इनकी खास स्थिति होती है, ये मन को इंटरप्ट करके उसमें जल्दबाजी देने की कोशिश करते हैं। तो जब बुध के साथ में इनकी कंडीशन हो जाती है, तो एक स्पेशल तरह की जल्दबाजी आ जाती है। वो जल्दबाजी भी जो होती है, वो भी हमारा जो नर्व सिस्टम है, उसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आएगी, तो जब किसी कंपटीशन वगैरह को फेस करते हैं तो घबराहट होने लग जाती है। तो ये जो बुध का नेचुरल गुण है वो ख़त्म हो जाता है। घबराहट में जो नर्व सिस्टम होता है वो चौक हो जाता है या प्रेस हो जाता है, उस अनुरूप काम वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर इनका जो इम्पैक्ट होता है उसको दूर करने के लिए, या हाइजीन फैक्टर के रूप में बहुत बार एक काले घोड़े की नाल का छल्ला भी पहना देते हैं, क्योंकि ये जो काले घोड़े की नाल में एक्चुअल क्या होता है, वो लोहे की बनी होती है, और घोड़ा एनर्जी का प्रतीक होता है, और वो जो पैर जिनसे वो गति करता है, पैरों पर शनि का अधिकार माना गया है। तो वो यदि उसका बना छल्ला पहनते हैं तो शनि की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो कम होती है, और ध्यान और प्राणायाम करने से जो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसमें भी राहत मिलती है, वो भी कम होने लग जाता है। दूसरा, जो राहु का इम्पैक्ट वगैरह हमको रोकना हो, राहु की एक खास स्थिति है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, तो राहु जो ग्रह होता है उसको जिस रूप में स्वीकार करती है वो गुरु का ऑपोजिट स्वीकार करती है, और गुरु प्राण शक्ति का कारक है, प्राणों के साथ गुरु मेधा का कारक है। तो अब जब हम बुध में गुरु का समावेश करेंगे, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, यदि मूंग को भिगोकर खाएं, अंकुरित मूंग वगैरह खाएं, चरणामृत लें, तुलसी जी के बीजों वगैरह का सेवन करें, एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ें हैं उनका वो नेचुरल रूप से, जैसे तुलसी जी के बीज हैं, चरणामृत वगैरह हैं, हरी सब्जियां वगैरह हैं, फाइबर युक्त चीज़ें हैं जिनमें गुरु सम्मिलित है, वो सब चीज़ें राहु के इम्पैक्ट को दूर करती है। अब यदि कोई इन चीज़ों की तरफ नहीं जाए और राहु की चीज़ें जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है और केमिकल युक्त जो चीज़ें हैं, खान पान वगैरह है, उसकी तरफ जाए, तो फिर उसका क्या है कि राहु उसका हावी हो जाता है, क्योंकि राहु का संबंध प्रदूषण के साथ भी है।
तो इसमें क्या होता है कि एक तो मानसिक प्रदूषण को रोकना होता है अंदर से, कोई बुरा करने की भावना या नेगेटिव दिशा में गुस्सा आना, उसको रोका जाता है। दूसरा, भारी खाने को रोका जाता है। तीसरा, केमिकल युक्त कोई खाना हो तो उसको रोका जाता है। चौथा, कोई जल्दबाजी करने की प्रवृत्ति आ रही हो तो वहाँ पर खुद को कंसंट्रेट करते हुए जो आंतरिक मन का लेवल है वहाँ पर जाया जाता है। श्वास की गति को महसूस किया जाता है, श्वास भर के थोड़ी देर के लिए उसको रोका जाता है, तो उसके साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है। इन चीज़ों से क्या है कि वो जो राहु की जो नेगेटिविटी है एक्चुअल में वो रुक जाती है, शनि की जो नेगेटिविटी है वो रुक जाती है। तो अब जब हम इन उपायों को हम काम में लाते हैं तो हमारा जो नर्व सिस्टम है वो अपने आप काम करने लग जाता है। ये हाइजीन फैक्टर है, ये शनि और राहु के हमारे जो नर्व सिस्टम है उस पर प्रभाव है, इसको भी समझ लेना जरूरी है। नमस्कार।